हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे छोड़ के, इसे स्किप करके बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज ऑफ ये सिंपल पेपर का पूरा कंप्लीट वीडियोस है जो सीबीएसई 2021 टर्म 1 के लिए बनाया गया है और सीबीएसई ने भेजा गया है अपने वेबसाइट पे। तो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे सीबीएसई ने भेजा है, तो पैटर्न भी उसी तरह का रहेगा। और दूसरा चीज़, एक और बात बता देते हैं कि जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर को हमने पहले सॉल्व किया और फिर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल पेपर क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस हमने किया है। इसमें कोई मत ये समझना कि हल्के क्वेश्चंस हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन हैं। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, हल्के भी हैं, हार्ड भी हैं और एकदम लो लेवल के भी हैं। तो अगर तुम आसान क्वेश्चंस केवल करके जाओ तो भी सोचोगे कि 40 आउट ऑफ 40 आ जाए, तो नहीं आ सकता है। यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है आपके लिए। तो इस पूरे वीडियोस को देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सैंपल पेपर क्वेश्चन सीबीएसई ने भेजा है, तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस को बनाएगा जो वो भेजा है, बिकॉज ऑफ कि वो जानता है कि सैंपल पेपर क्वेश्चंस को आप सॉल्व किए होंगे। तो इसलिए आप सिंपल क्वेश्चन पेपर के 1 बाय 1 क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में बिठा ले, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके थ्योरी को, कि उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए तो करके आएँ। और हम आपको 100% दावा करते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो सिंपल पेपर का देख लें पूरा कंप्लीट, और जो भी हम टर्म 1 के लिए बना रहे हैं आजकल, आपको मालूम होगा कि मेरा प्लेलिस्ट अभी टर्म 1 से भरा हुआ है और हमेशा जो लेटेस्ट चीज़ें आपको रहेगी क्लास के लिए वो लेटेस्ट वीडियोस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियोस को कंप्लीट देखें और सारा का सारा क्वेश्चंस कर लें ताकि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप बना के आएँ और 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप बना कर आएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले पैटर्न देखते हैं इस बार कि पैटर्न क्या है। पैटर्न है इस समय आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस में मात्र आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। इस सेक्शन का 20 क्वेश्चन में से केवल 16 करने हैं। अब आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उस सेक्शन में भी आपको मात्र 16 क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चन उसमें भी कोई भी आप छोड़ सकते हैं, केवल 16 करने हैं। और अब सेक्शन सी पे आ जाइए और सेक्शन सी में 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो हो गएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और उस केस बेस्ड क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस रहेंगे और मात्र उसमें से 8 क्वेश्चंस करने हैं। यानी कि सेक्शन सी से 8 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 16 क्वेश्चन, सेक्शन ए से 16 क्वेश्चन, तो 16 16 32 और 8 40 क्वेश्चन टोटल आपको करके आने हैं। ठीक है, तो एक और बात ये समझ लीजिए कि टोटल 50 क्वेश्चन हुए ना, सॉरी जोड़ लीजिए जरा, 20 20 40 और 10 50, हाँ 50 क्वेश्चन हुए। तो ऐसा भी दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 50 में से आपको 40 कोई भी करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले सेक्शंस में जो 20 क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन कोई अवॉइड कर सकते हो, 16 बनाने हैं उसमें। ऐसा नहीं कि कोई भी आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का आप क्या करो 10 क्वेश्चन छोड़ दो, सेक्शन ए का क्या करो, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन छोड़ दो और सेक्शन बी और सेक्शन सी का टोटल कर लो। ऐसा नहीं है। सेक्शन ए का 20 क्वेश्चन है, उसमें 16 क्वेश्चन करने, 4 छोड़ सकते हो। सेक्शन बी का 16 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। फिर सेक्शन सी का 8 क्वेश्चन बनाने हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम 40 कर सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न आप समझ गए। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और देखो एक और बात बता देते हैं, वीडियोज़ अगर लंबा होगा तो हम जो है 3 पार्ट में वीडियोस बनाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, जिस सेक्शन ए में 20 MCQs रहेंगे, सेक्शन बी में 20 MCQs रहेंगे और उसमें 10 MCQs रहेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगला वीडियोस आप कैसे देख पाओगे, तो उसका वीडियोस का लिंक आई बटन में रहेगा आपका। हर जो वीडियोज़ में आई बटन में रहेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में रहेगा या एंड स्क्रीन पर रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। या फिर हम देखेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट वीडियोस एक ही वीडियो में, एक ही सिंपल पेपर में कर दें। जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। और आप जरूर इस वीडियोस को कंप्लीट देखें, बिकॉज ऑफ कि हम ये चाहते हैं कि आप 40 आउट ऑफ 40 करके आएँ और उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक बार, भले क्वेश्चन आता ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक बार थ्रोली देख लें
तो एक आ जाएगा नहीं हमने तो सब कुछ करके जा रहा हूँ एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जाने के बाद आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसके तहत आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करके आएंगे, मतलब 100% बना के आएंगे, 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में आप शुरू करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। रेशियो पूछ रहा है एलसीएम का और एचसीएफ का। किसका एलसीएम किसका एचसीएफ का? तो लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करो कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका और लिस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका। तो लिस्ट कंपोजिट का मतलब होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो वो आपको मालूम है 4 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। फिर आपका सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, तो ये 2 हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकालना है और इन दोनों का एचसीएफ निकालना है और दोनों का आपको रेशियो निकाल के आंसर बताना है। तो 4 और 2 का अगर एलसीएम निकालो आप तो ऐसे ही निकाल लो, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, अब नहीं कटेगा, तो 2 दूना के 4 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एचसीएफ का मतलब हो गया कि 2 ही होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 दूना के 4, खत्म, कहानी हो गया अगर, तो ये एचसीएफ कहला जाएगा। तो अगर रेशियो पूछ रहा है तो फाइनली 4 और 2 ही आया एलसीएम और एचसीएफ, तो रेशियो आपका 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2:1 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k coincide। ठीक है, तो coincide का कहानी क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो उस कंडीशंस को लिख के आप के का वैल्यूज को निकाल दीजिए। तो आपका इक्वेशन क्या है? तो आपका इक्वेशन है 5x + 7y, पॉज करो। चलिए, तो अब क्या है coincide का कंडीशन आपका? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में लाइन पहला और दूसरा coincide करता है। अब इसमें भी लगाने का एक तरीका होता है कि दोनों का जो कांस्टेंट है या तो आरएचएस में रहे या एलएचएस में रहे। तो दोनों का कांस्टेंट आरएचएस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप a1/a2 लगाएं तो 5/15, फिर 7/21 और इधर 3/k। तो सबसे पहले आप देखें कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1/3 इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 1/3 ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, आप इसको ले लो और सॉल्व कर लो। 1/3 = 3/, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 = 3/k, 1/3 = 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका k² का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी k का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि k² थोड़ी है, k ही है ना, 3 3 जा 9। तो k का वैल्यू आपसे पूछा था और k का वैल्यू आपका आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ट्रू, पॉज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पॉज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा कि अ गर्ल्स वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हैं, तो ये आपका ईस्ट होता है, याद रखिएगा, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ठीक है, तो अगर इन्होंने बोला कि अ गर्ल्स वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन से अगर आप देखें तो ओरिजिन मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना चलती है? 200 मीटर ईस्ट की तरफ। तो मान लीजिए ईस्ट की तरफ 200 मीटर मूव कर गई। फिर क्या बोला इन्होंने? तो फिर बोला एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ है, तो 150 मीटर आप ऊपर की तरफ लेके जाएं उसे। ये हो गया 200 है अगर ये, तो 200 से थोड़ा लेंथ कम बनाइए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बनाए। ये हो गया 150 मीटर। कह रहा कि देन द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उस गर्ल का जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा। तो यहाँ पे गर्ल खड़ी हो गई और यहाँ पे गर्ल स्टार्ट में चली थी, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना तो ये हाइपोटेनस ही तो है जिसका वैल्यूज निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या जानते हैं आप? p² + b² है ना। तो आपका ये हो जाएगा कितना? p² का मतलब 150 का स्क्वायर, फिर b² का मतलब 200 का स्क्वायर। तो आप क्या हो जाएगा, ये 15 में 15 का गुना होगा 225 है ना,
और प्लस 2 दूना के, और ये देखो डबल जीरो यहाँ भी बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, जीरो भी तो है, और प्लस 2 दूना के 4 और 2 जीरो यहाँ भी बढ़ेगा, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, 2 पहले से। देखिए अब इसको ऐड करना है आपको, तो इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ऐड करते हैं, डबल जीरो होगा, फिर 2 5 होगा, और 4 और 2 6 होगा, यानी कि आप कह सकते हैं 6 2 5 और 0 0। ठीक है, अब ये एच स्क्वायर का वैल्यू है, याद रखें ये एच स्क्वायर का वैल्यू है। तो एच का वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट लेना होगा। तो अंडर रूट जब लोगे आप तो आपको मालूम होगा कि 625 का बाहर आता है 25, और ये 100 है एक्चुअली, तो इससे बाहर आएगा 10, यानी कि 250 मीटर। यानी कि वो लड़की एक्चुअल में अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ जाती तो उसको कितना चलना पड़ता, 250 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रॉम्बस का डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ द रॉम्बस, इस रॉम्बस का अल्टीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यूज पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात जान लें आप, बात यह है कि रॉम्बस आपको आना चाहिए। रॉम्बस क्या होता है, जिसके चारों लेंथ इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम लोग रॉम्बस कहते हैं। दूसरी रॉम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मालूम होगी तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये लेंथ इसके इक्वल होगा और ये लेंथ इसके इक्वल होगा। तो इसमें बड़ा डायगोनल ये लग रहा है, तो इसको आप 32 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो 32 सेंटीमीटर अगर मान सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी और होती है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो यानी कि ये होगा आपका 16, तो ये होगा 16, हो गया 32 कंप्लीट। अब ये 24 है अगर, तो ये 12 मान लो। तो अब इस रॉम्बस का अल्टीट्यूड अगर हमसे पूछ रहा है, तो अल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ, यहाँ से आप सामने वाला बेस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये अल्टीट्यूड कहलाएगा। तो इस अल्टीट्यूड का वैल्यूज़ को निकालना है, यही क्वेश्चन है। अब इस अल्टीट्यूड के वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले आप साइड लेंथ निकालो। तो मान लो कि इस रॉम्बस के सारे साइड्स ए हैं, तो ए निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये ए हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ए हाइपोटेनस का काम कर रहा था, तो परपेंडिकुलर और बेस आप 12 और 16 को कह सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा। तो ये परपेंडिकुलर आप 12 मान लो, तो 12 का स्क्वायर कर लो, फिर 16 का स्क्वायर कर लो। तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, और अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये 400 होगा। आप ऐड करके देख सकते हो, यानी कि बाहर आपका 20 आ गया, यानी कि ये जो साइड लेंथ है आपका वो हो गया 20 सेंटीमीटर, या जो भी मीटर है मीटर। तो आप ए को जो है आप क्या लिख दो, ये 20। अब देखो, अब इसका अगर हमको अल्टीट्यूड निकालना है, मान लो अल्टीट्यूड को हम एच मान लेते हैं, तो एच को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करो कि इसका एरिया जो होगा, इस रॉम्बस का एरिया होगा, वो 2 तरीका से लिखो। इसके अंदर का जगह तो बदलेगा नहीं, यानी कि एरियाज जो होता है इसके अंदर की जगह से होती है, तो आप कोई भी तरीका से इस रॉम्बस का एरिया निकालो, वो सेम ही आएगा। तो रॉम्बस का एरिया के लिए आप क्या लिख दो, हाफ इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ये रॉम्बस का एरिया होता है। और एक फार्मूला लिख दो कि ये ट्रायंगल का एरिया अगर निकाला जाए, इस ट्रायंगल का एरिया, जैसे मान लो हम नामकरण कर दें अगर इसको ABCD, तो हम कह सकते हैं कि ACD का एरिया निकाला जाए तो ACD का एरिया और ABC का एरिया बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया को जोड़ दें, या फिर आप ये जानो ना कि रॉम्बस का एरिया हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट लिख दो, बेस इंटू हाइट, तो बेस तुम्हारा क्या हो गया, 20 हो गया ना, और हाइट तुम्हें निकालना है। और अगर ट्रायंगल से निकालते तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते, तो बेस इंटू हाइट रहता है हाफ करते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तब ना पूरा कंप्लीट एरिया बनता है। तो यही ना आता B इंटू H। अब फायदा क्या होगा आपको कि हाफ इंटू D1 का वैल्यू डायगोनल 1, तो डायगोनल 1 क्या है आपका 32, पूरा डायगोनल होता है ना, और ये 24 और ये 20। तो अब H का वैल्यू निकालने के लिए 20 को आप इधर भेज दो, ठीक है ना। तो इसको पहले काट लो, ये 16 हुआ, तो 16 इंटू 24 और डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू H। ठीक है, तो 4 से काटो, 4 पचे 20 हुआ और 4 छके 24 हुआ, तो 16 छके 96 और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू H। तो ये आपका H का वैल्यूज है। अब इसका आंसर आप देखोगे क्या होगा, पॉज कर दो।
अब देखिए यहाँ पे जो h का वैल्यू है उसके लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, कितना बचा 4 बचा, 4 और 46 हुआ ना। तो 5/40, 5 9 45, फिर 10 मान लो, 45 बाद 46 था तो 1 बचा, 1 और 0 10, यानी कि 5 दूना के 10, यानी h की वैल्यू हो गई आपकी 19.2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट। 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट, एक कॉइन नहीं टोस्ट किया गया, 2 कॉइन को टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किस चीज़ की, एट मोस्ट वन हेड। अब एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। पहले तो ये सोचो कि 2 कॉइन को जब तुमने टॉस किया था तो सैंपल स्पेस कितना बना। 2 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या होगा, सोचो। 2 कॉइन को टॉस करोगे तो दोनों पे हेड आ जाएगा, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए। तीसरा ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए। और तीसरा हो सकता है कि चौथा हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। क्या 2 कॉइन को जब तुम टॉस करोगे तो इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं। या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल आ जाएगा। तो कह रहा है कि एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, मतलब केवल और केवल ये कटेगा, क्योंकि इसमें 2 हेड है, हमको एक ही हेड चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी चलेगा, कैसे, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड लाना है, ठीक है। तो 0 हेड भी चलेगा, एक भी हेड नहीं है, टेल टेल चलेगा। और एक हेड तो ये है। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि एग्जैक्टली 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तब केवल इसको कंसीडर करते। लेकिन अगर बोलेगा कि एट मोस्ट 1 हेड, तो इसको और इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आंसर, एट मोस्ट 1 हेड का। तो सैंपल स्पेस तुम्हारा 3 हो गया, क्योंकि इसको ही छोड़ोगे केवल। तो 1 2 3, और टोटल जब टॉस उड़ाए थे तब तो सब कुछ आ सकता है, तो टोटल नीचे होता है, तो नीचे 4 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, पहला ऑप्शन 3/4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। आगे बोल रहा है कि AM एंड AN आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो सबसे पहले 2 फिगर आप बना लो। ABC PQR के क्या है, सिमिलर है। तो तुम एक छोटा ट्रायंगल बनाओ, ABC बना लिए ABC, और एक बड़ा ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि सिमिलर है तो एक छोटा और एक बड़ा बनाना चाहिए। और सिमिलर में कॉरस्पॉन्डिंग का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ABC अगर ऐसे लिखो, ABC लगातार, पहले A B फिर C, तो इसमें भी P पहले A के कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखोगे, B के साथ Q लिखोगे, और C के साथ R लिखोगे। कॉरस्पॉन्डिंग मैच कर गया। अब अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो एक प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा पे यहाँ पे देखते हैं कि और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि AM एंड PN आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो AM क्या है, इसका अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल ABC का, और PQ जो है वो अल्टीट्यूड है आपका ट्रायंगल PQR का, ठीक है। सॉरी PQ नहीं बल्कि PN, ठीक है। तो AM इसका अल्टीट्यूड हो गया, PN उसका अल्टीट्यूड हो गया। आगे बोल रहा है कि एंड AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, देन AM इज टू PN इज इक्वल टू वॉट। तो एक कहानी तो आप ये जान लो कि इनके जो एरियाज के रेशियो होते हैं, मतलब A1/A2, वो एरियाज के रेशियो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। तो आपका AB और PQ दिया है ना, AB और PQ, तो AB/PQ का स्क्वायर आप लिख सकते हो, ये एरियाज का रेशियो हो गया, ठीक है। और एक बात जान लो कि जो एरियाज का रेशियो होता है वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर भी होता है। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, वही रेशियो आपके उनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। वही चीज़ आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। वही आपका
मेडियंस के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर को हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसका अल्टीट्यूड ए एम है और इसका अल्टीट्यूड पी एन है, तो इसके भी स्क्वायर के ये बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, कितना 4/9, और आपको निकालना क्या था ए एम बटे पी एन का स्क्वायर। पहले देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दो या पूरे पे स्क्वायर दो, बात एक ही होती है। अब सोचो कि ए एम बटे अगर पी एन निकालना है तो इस स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, तभी तो ए एम बटे पी एन आएगा, और स्क्वायर को जब इधर भेजा जाता है तो अंडर रूट लगता है, यानी कि ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू अंडर रूट 4/9। ठीक है, तो ए एम अपॉन पी एन पूछा था, क्योंकि इस 2 का मतलब क्या होता है अपॉन, तो ये हो गया आंसर 2/3, ये आंसर हो गया 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आपको बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये एंगल का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, या तो पूरी तरह से क्वेश्चन को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या पूरी तरह से क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर भी और कॉस स्क्वायर भी है। उसके लिए एक फार्मूला यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह पर बीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम बोले कि साइन स्क्वायर बीटा का फार्मूला क्या होगा, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर है, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर से माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इज इक्वल टू 2 रहेगा। अब अंदर भेजो ये, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, है ना, और इस 2 को इधर खींच लेते हैं, तो 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 कॉस स्क्वायर बीटा होगा और बराबर 0, तो अब 3 कॉस स्क्वायर बीटा को उधर भेज देते हैं, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो माइनस 3 को उधर भेज दिया जाए, यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0/-3, यानी कि 0। अब सोचो कि कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू, यहाँ से ये भी तो कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर बीटा अगर 0 है तो कॉस बीटा अंडर रूट 0 है, यानी कि 0 है। अब कॉस बीटा का वैल्यू अगर 0 है तो बीटा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री ही तो 0 होता है, यानी कि बीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब होगा, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल एक्सपेंशन विथ द डेसिमल एक्सपेंशन इतना, तो यानी कि डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा। तो भैया ये साफ क्लियर है कि ये अगर एंड हो गया है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया ना, टर्मिनेट कर गया। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है तो उसमें उसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 और 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आपको दिखा भी देते हैं, इसको क्या लिख सकते हो 44.123 डिवाइडेड बाई पॉइंट के लिए 1 और 3 to 0। तो अब बताओ कि ये 1000 अगर लिखा है तो 1000 का मतलब क्या हुआ, 3 to 10 लिखा हुआ है। अब अगर 3 to 10 लिखा हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 10 में 2 गुने 5 होगा, 5 2 5 10, फिर इसमें भी 2 गुने 5 होगा, फिर इसमें 2 गुने 5 होगा। तो अब हम ये बोलेंगे कि डिनोमिनेटर जो था इस नंबर का, उसमें किसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 3 थोड़ी आया है, 2 और 5 आया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लाइन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नॉन ऑफ दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लाइन अगर x बराबर a है तो वह y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। तो अगर लाइन में अगर बोला कि x बराबर a है तो x बराबर a लाइन जो होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। फिर आगे बोला ये तो x बराबर a हो गया, फिर इन्होंने बोला कि y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू b आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये तो y इज इक्वल टू b ये है। तो अगर ये लाइन की बात की जाए तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल थोड़ी हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे
इंटरसेक्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो क्वेश्चन कर बताइए। अब चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। अब जरा सोचो कि एक पॉइंट तो -5,6 दे दिया, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, 0,0। तो ये पॉइंट का, इस पॉइंट से अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कहानी कुछ ये है कि x2 और x1 के लिए आप अगर इसको यूज करते हो x2 y2, और ये यूज कर लेते हो x1 y1, एक और तरीका तुम्हें बताएंगे वैसे, तो ये -5,0 होगा और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 0 होगा उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -5 में से 0 घटेगा थोड़ी, -5 ही रहेगा, तो यानी कि 50 25, फिर 6 का स्क्वायर 6 का 36। अब जोड़ो इसको, तो 6 और 5 11, 3 और 2 5, और 5 और 1 6, यानी कि √61। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, कभी भी एक बात याद रखना कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दिया रहेगा निकालने के लिए किसी भी पॉइंट का, तो ये पॉइंट का डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, यानी कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो 50 25 और 6 का 36, तो 25 और 36 डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है, तो हो जाएगा √61, ठीक है।